नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा हिंदी का जो दूसरा पार्ट था आपका फसलों के त्योहार, इसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर है। वैसे तो पार्ट में बहुत सारी आपको जानकारी दी हुई है और काफ़ी सारे प्रश्न उससे बन सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आप देखेंगे ऐसा कोई प्रश्न आपको दिया नहीं हुआ है। तो इस चैप्टर की मैं आपको वर्कशीट कराऊंगी जिसमें कि हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अभी फिलहाल एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मौसम का अंदाज़ा। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? खिचड़ी में ऐसा जो ठंड है हमने पहले कभी नहीं देखी। यहाँ पर खिचड़ी का क्या अर्थ है? खिचड़ी का अर्थ है यहाँ पर एक त्यौहार। आप लिखेंगे खिचड़ी एक त्यौहार का नाम है, एक त्यौहार है, या फिर जैसे आपके त्यौहार होते हैं ना जो जनवरी माह में आता है, जो ज़्यादा अगर लिखना चाहे वैसे त्यौहार भी लिख देंगे तो भी आंसर आपका कंप्लीट माना जाएगा। जनवरी में आता है, जैसे आपके बाकी त्यौहार होते हैं मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी आदि। ओके, अगला प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? ऐसा कभी नहीं होगा वैसे तो, लेकिन अगर ऐसा हो तो आपको ये कंप्लीट करना है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले तो क्या होगा? चारों ओर अंधेरा हो जाएगा। चारों ओर अंधेरा होगा क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर एकमात्र जो रोशनी का और ऊर्जा का, गर्मी का जो स्रोत है वो सूरज ही है। ठंड बहुत अधिक बढ़ जाएगी, ठंड बहुत बढ़ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं जो पोलर रीजन्स हैं हमारे ध्रुवों के ऊपर बढ़ जाएगी। सूरज की किरणें क्योंकि सीधी नहीं जाती इसलिए हमेशा वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। अगर पृथ्वी पे कोई ऐसी जगह है जब सूरज निकले ही ना तो थोड़ी सी भी गर्माहट हमें नहीं मिलेगी और हर जगह बर्फ़ जमी रहेगी। ओके, पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे। आप एक शब्द में अगर लिखना चाहे, पेड़ पौधे क्या, मनुष्य भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, मुरझाने लगेंगे। और अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर हम नहीं रहेंगे। और एक लाइन में आप लिख दीजिए जीवन असंभव होगा। जिंदगी हो ही नहीं सकती बिना सूरज के। होगा, हमारे सोलर सिस्टम में सूरज जो है वो सेंटर है सभी का, सभी को एनर्जी और लाइट जो है वो वहीं से ही मिलती है। तो ये चीज़ें आप जो बाकी आपको भी लगे कि अगर सूरज ना निकले तो क्या क्या हो सकता है वो भी आप लिख सकते हैं। अपने साथियों से बातचीत करके आपको लिखना है। बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरीके से लगाते होंगे? तो बाहर का ये था, सर्दियों के मौसम की ये बात हो रही है। चारों ओर कोहरा होने के कारण समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि चारों तरफ जो है वो कोहरा था, इसलिए बाहर समय का पता नहीं लग रहा था, रोशनी नहीं दिख रही थी। सर्दियों में कोहरे के कारण सूरज दिखाई नहीं देता है। लोग सूर्य की स्थिति से समय का अंदाज़ा लगाते हैं। जिनके पास घड़ी नहीं होती, आपसे ये भी पूछा गया था, वो कैसे समय का पता लगाते होंगे? वे समय का अनुमान सूरज की चढ़ती बढ़ती उतरती स्थिति से लगाते हैं। रात में समय का अंदाज़ा भी पहर के अनुसार करते हैं कि क्या पहर हुआ है, तारों की क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुँच गए हैं। पहले जब लोगों के पास घड़ी नहीं थी तो वो समय का अंदाज़ा ऐसे ही लगाते थे कि सूरज अब निकल गया है, इतना समय हुआ होगा, अब बिल्कुल सर के ऊपर है, दोपहर का टाइम है, 12-1 बजे होंगे, अब इधर आ गया है। तो सूरज की स्थिति से, चढ़ रहा है, उतरती हुई स्थिति से, बढ़ती हुई स्थिति से वो समय का पता लगाते थे। तो उस समय यही हुआ होगा कि शायद सूरज तब तक निकला नहीं था क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए समय का पता लग नहीं रहा था। अगला प्रश्न है, आज ई लोग उठे कि के नहीं के क्या, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में आपको लिखना है, हिंदी में ही हम लोग लिखेंगे। तो पहला, आज ई लोग के उठे के नहीं के का, इसका होगा आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या। जा भाग के देख केरा के पत्ते आयल की ना, इसका होगा जल्दी से जाके देखो केले के पत्ते आए हैं या नहीं। अगला प्रश्न, भारत तेरे रंग अनेक। विविधता हमारे देश की पहचान है। विविधता, अलग अलग जो धर्म हैं, वेशभूषा है, जो डिफरेंसेस हैं लोगों के। फसलों के त्यौहार हमारे देश के विविध रूप रंगों का एक उदाहरण है। जैसे हमने देखा अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग प्रांतों में त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाते हैं, अलग अलग नाम हैं। नीचे विविधता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का एक एक समूह उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। चित्र आप ले सकते हैं, फोटोग्राफ, कहानी, कविता। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में फिर प्रस्तुत करेंगे। जैसे भारत में जो भाषाएं हैं वो कैसे विविध है, अलग है। कपड़े कैसे अलग है, नया वर्ष कैसे अलग तरीके से मनता है, भोजन कैसे अलग है, लोक कला कैसे अलग है, लोक संगीत कैसे अलग है, इसके बारे में आपको लिखना है।
ये एक्टिविटी वैसे तो आपको ग्रुप में करनी है, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ आप कैसे लिखेंगे। भाषा के बारे में अगर हम कहेंगे तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, गढ़वाली, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, नेपाली, असमिया, सिंधी, मलयालम, हिंदी इत्यादि। कपड़े की अगर हम बात करेंगे तो हर प्रांत के परिधानों में मुख्यतः साड़ी, सूट, लहंगा जो कि विवाह में पहना जाता है, स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। पुरुषों में धोती, कुर्ता, लुंगी, पजामा आदि पहनते हैं। नया वर्ष, अलग अलग जगहों पर नया वर्ष मनाने का तरीका अलग होता है। जैसे बैसाखी वो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो उनका नया वर्ष होता है। उदागी आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। विशु केरल और तमिलनाडु में मनाते हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाते हैं। भोजन, अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रकार के भोजन हैं, जैसे छोले भटूरे, राजमा, मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये पंजाब का फेमस है। डोसा, इडली, सांभर, ये दक्षिण भारत साउथ इंडिया में फेमस है। खाखरा, भाकरवाड़ी, ढोकला, थेपला, ये गुजरात में फेमस है। रोगन जोश, रिश्ता, दम आलू, वजवान, ये कश्मीर का फेमस है। माछ भात, शुक्को, मिष्टी दोही, ये बंगाल का है। दाल बाटी, चूरमा, गट्टे की सब्जी, ये राजस्थान के फेमस है। तो अलग अलग जो प्रांत हैं वहाँ पर अलग अलग भोजन प्रसिद्ध है। लोक कला की अगर बात करें, प्रत्येक प्रांत की लोक कला वहाँ की संस्कृति का परिचय देती है। जैसे मधुबनी बिहार की है, चित्तर दक्षिण भारत की है, तंजावुर तमिलनाडु, थंगक तिब्बत, पाटचित्र उड़ीसा, पिछवई और फट राजस्थान, बाटिक दक्षिण भारत और बंगाल। लोक संगीत की अगर बात करें, अलग भाषा और संस्कृति होने से लोकगीत भी अलग है, अपनी भाषा में होंगे वहाँ के जो गीत है, गाने हैं। भारत के लोक संगीत में अलग प्रांतों के लोकगीतों की व्यापक परंपरा चली आ रही है। सारंग, दुर्गा, सोरठ, पीलू इत्यादि राग लोक संगीत का प्रमुख हिस्सा है। कजरी, सावन, चैता बनारस, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी बिहार के पश्चिम जिलों में बहुत फेमस है। सोहनी, महिवाल, हीर रांझा पंजाब के कुछ लोकगीत हैं। ढोला मारू राजस्थान का है। विदेसिया बिहार का है। आला बुंदेलखंड में गाया जाता है। गरबा गुजरात में किया जाता है। रसिया ब्रिज में है। और भी आप लिखना चाहे इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? देखिए, ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, जो क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन आपका होता है, सृजनात्मक लेखन। आपको किसी त्यौहार के बारे में लिखने के लिए कह सकते हैं, तो कोई भी आप त्यौहार ले लीजिए जो आप घर में मनाते हैं, ईद, क्रिसमस, है ना, गुरुपूरब, दीपावली, जो भी आप मनाते हैं आप उसके बारे में लिख देंगे। मैं आपको एक त्यौहार का बता देती हूँ। दीपावली का हम देख लेते हैं। मुझे दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। इस त्यौहार में घर की रूपरेखा बदल जाती है, बहुत खरीदारी होती है, हम दूसरों को उपहार देते हैं और हमें भी बहुत से उपहार मिलते हैं। घर में माँ और दादी द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन, पकवान तथा मिठाइयाँ बनाई जाती है। घर को सजाया जाता है, आंगन में रंगोली बनाई जाती है, घर में सब नए वस्त्र पहनते हैं। सुबह से ही घर में चहल पहल हो जाती है। रात को आंगन में अनगिनत रात में होना चाहिए, आंगन को अनगिनत दियों से सजाया जाता है। चारों ओर रोशनी का ही राज रहता है, सब खुश रहते हैं। दीपावली के दिन माँ हमें सुबह जल्दी उठा देती है, क्योंकि आपको दिनचर्या बोला था कि आप पूरे दिन क्या करते हैं। हम नहा धोकर तैयार होते हैं। मैं दादी के साथ आंगन में रंगोली बनवाती हूँ। इसके बाद पिताजी के साथ दोस्तों और संबंधियों के घर मिठाइयाँ तथा उपहार बांटने निकल पड़ते हैं। तब तक दादी घर में विभिन्न तरह के पकवान बना लेती है। मैं, माँ और पिताजी मिलकर पूजा करते हैं। पिताजी आंगन में रंग बिरंगे बिजली के बल्ब लगाते हैं। रात को हम नए कपड़े पहनते हैं और लक्ष्मी पूजा करते हैं। पूजा के बाद मिठाई आस पड़ोस में देने जाती हूँ। इस काम को खत्म करने के बाद माँ के साथ दिए जलाती हूँ और अंत में पिताजी और मित्रों के साथ पटाखे जलाती हूँ। इस लाइन को हटा दीजिएगा, पटाखे नहीं जलाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आप किसी और त्यौहार के बारे में भी लिख सकते हैं, होली के बारे में भी लिख सकते हैं, आप क्या क्या करते हैं पूरी दिनचर्या। अगला प्रश्न है, फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। हमने देखा कि अलग अलग चीज़ें उसकी बनाई जाती है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल होता है पता करो। इसके अलावा तिल किन किन उसमें इस्तेमाल होता है आपको ये पता करना है। तिल एक प्रकार का तिलहन है और इस सबसे पहले तो तिल का तेल निकाला जाता है। तेल आप शरीर पर भी लगा सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, या फिर उसका पूजा के उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। तेल का पूजा में इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो तिल है इसके लड्डू भी बनते हैं, इसकी मिठाइयाँ भी बनती हैं, और इसकी आपने देखा होगा गज्जक भी बनाई जाती है, जो कि आप लोहड़ी पे खाते भी होंगे, है ना। रेवड़ी बनती है। तो ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं
किन किन रूपों में तिल का इस्तेमाल होता है। क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है? हाँ बिल्कुल। और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान पर जाकर पूछो। मैं आपको बता देती हूँ, आप पूछ भी सकते हैं वैसे। इनके अलावा मूंगफली का तेल निकलता है, मूंगफली, सरसों का तेल निकलता है, नारियल का तेल निकलता है, नारियल, बादाम का भी तेल निकलता है, आंवला का तेल निकलता है, सूरजमुखी का तेल निकलता है, सूरजमुखी। ठीक है, ये कुछ इनके सूरजमुखी के फूल से और चीज़ों के फूल से और बीजों से जनरली जो है ये निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। सरसों के बीज से, मूंगफली का जो बीज होता है मूंगफली उससे, नारियल के तो अंदर ही तेल होता है, उसको जो उसका फल है उससे निकाला जाता है, बादाम के बीज से, आंवला और सूरजमुखी के फूलों से। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनों में इन्हें कूटा जाता है, मसला जाता है, उसके बाद निचोड़ के इनसे तेल निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। जो लोग शहरों में रहते हैं उन्होंने जनरली हो सकता है देखी भी ना हो खेती कैसे होती है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। खाना तो आप सभी खाते हैं और वो कहाँ से आता है? खेतों से ही तो आता है। तो सभी ने सभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खेती से जुड़े हुए हैं। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ खाते हैं वे कहाँ से आती है, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन 3 चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। पहला प्रश्न है आपका, ये चीज़ें किन चीज़ों से ये बनती है? एक एक चीज़ को अगर देखें, आलू की पकौड़ी जो है वो बेसन और आलू से बनती है। बर्फ़ी ये खोए से बनती है। और आखिरी जो है आपका आइसक्रीम, ये दूध से बनती है। खोया भी दूध से ही बनता है। इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है? खेतों में। जैसे कि बेसन है, चना, बेसन जो है वो चने की दाल से बनाया जाता है। आलू और चना खेत में उगते हैं। खोया और आइसक्रीम जो है ये, क्योंकि ये पार्ट जो है आपको डिस्कशन के लिए है, इसका उत्तर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता देती हूँ आपको। आलू की पकौड़ी में जो 2 चीज़ें चाहिए वो खेतों में होती है, और बर्फ़ी और आइसक्रीम में जो दूध चाहिए वो भैंसों द्वारा मिलता है, भैंस या गाय, गाय या भैंसों से, जो कि ग्वाले रखते हैं या फिर किसान भी रखते हैं, भैंसों से। हम तक पहुंचने का उनका सफ़र क्या है, कि कैसे आप तक जो बेसन है या फिर आइसक्रीम है वो पहुंची। पहले किसान जो है कंपनियों को ये बेचते हैं और बाद में कंपनी बना के दुकानदारों को बेचते हैं और दुकान से इनको हम लेते हैं। किन किन हाथों से होकर ये हम तक पहुंचती है? किसान, कंपनी, दुकानदार और फिर हम। इस पूरे सफ़र में लोगों की कितनी मेहनत लगती है? तो सभी की काफ़ी मेहनत लगती है। बनाने वाले की भी मेहनत है जो बना रहा है, कंपनीज, किसानों की भी बहुत मेहनत है जो फसल उगा रहा है, पानी उसको दे रहा है, कटाई कर रहा है, बीज जो है वो खेतों में बो रहा है। इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है? सबसे अधिक मुनाफा जो है वो कंपनियों को मिलता है, किसान को कंपैरिजन में फिर भी कम मुनाफा होता है। अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ोगी तो ऊपर लिखे सफ़र में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का आपको मौका मिलेगा जब आप 6 क्लास में जाएंगे। आगे आते हैं खास पकवान। गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में कई छोटी छोटी ऐसे जगह हैं जो अपने खास पकवानों के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में आपको बताना है। पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना था। इन शब्द को क्रिया भी कहते हैं। जैसे बनाना, खाना, दौड़ना, सोना, ये सभी क्रिया होती है हमारी, क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, इनमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई है। उचित क्रियाओं का प्रयोग करके इसे पूरा आपको करना है। क्रियाएं देखिए क्या है आपकी: छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना और भूनना। ये आपको यहाँ पर एक बंगाली खिचड़ी बनाने की विधि दी हुई है। आपको अदरक चाहिए, लहसुन, इलायची के दाने, दालचीनी चाहिए, मात्रा दी हुई है, पानी, मूंग की दाल, सरसों का तेल, तेजपत्ता, जीरा, प्याज, चावल, गोभी के बड़े टुकड़े, आलू, मटर, धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्च, चीनी, घी, हल्दी और नमक। वो आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सबसे पहले उसे क्या करना है? पीस लो, उसे पीस लीजिए। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो, मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक क्या कर लो? इसको पका लो, भून लो।
भून लो। अब दाल निकाल कर खाली जगह कर लो। अब दाल निकाल के पीस लेनी है तुम्हें उस दाल को। तेल को कुकर में डाल के गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ता और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर भून लो, जैसे आप सब्जी बनाते हैं। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट क्या करो, पकाओ, उसको पकाओ। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी उसमें डालो, अच्छी तरह मिलाओ। जो शेष पानी डालकर एक बार चलाओ। 4 प्याले पानी डालना है। फिर कुकर बंद कर दो। तेज़ आंच पर प्रेशर कुकर को वो करने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। फिर से भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसाले का पेस्ट मिलाओ जो आपने बनाया था। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से खाली जगह करके छोंक कर, इन सभी चीज़ों को छोंक कर क्या करो, परोसो गर्मा गर्म। छुट्टी के दिन ऐसी खिचड़ी बनाने में आप बड़ों की जो है मदद करनी है आपको, और खाने से जुड़ी अन्य क्रियाएं भी सोचो। तो ये था आपका पार्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। खाने की ही बात ज़्यादा थी, जैसा कि मैंने कहा एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर इस पार्ट के इतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चंस हैं इसके वो हम अभी वर्कशीट में बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। वहाँ से ये चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।